नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जो संसद था उसके दो सदन हुआ करते थे। पहला था लोकसभा और दूसरा था राज्यसभा। अगर हम संसद के अंगों की बात करेंगे तो वहाँ पर तीन अंग हमने डिस्कस किए थे। पहला राष्ट्रपति था, लोकसभा और राज्यसभा। तीन लोगों से मिलकर संसद बनेगी। लेकिन जब हम संसद के सदनों की बात करेंगे तो वहाँ पर दो ही सदन हैं, लोकसभा जिसे हम प्रथम सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं या निम्न सदन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा। लोकसभा की सीटों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो 545 सीटें आज की डेट में यहाँ पर रखी गई हैं। हालांकि संविधान ने 550 सीटों को वहाँ पर मान्यता दी थी, लेकिन जब हम संसद की बात करते हैं तो 545 सीटें वहाँ पर अभी रखी गई हैं। इन 545 सीटों में 543 सीटें हैं, ठीक है, ये तो निर्वाचित होती थी, और 2 सीटें जो थी वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती थी। और किसका मनोनयन होता था? आंग्ल भारतीय समूह के जो सदस्य थे उनका मनोनयन होता था, ठीक है। एंग्लो इंडियंस का यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस का को राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में। लेकिन जब से 104वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 2020 में, तो इन जो 2 सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था उनको वहाँ से हटा दिया गया है। अब इन 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इन 2 सदस्यों का जो मनोनयन होता था अब वो मनोनयन यहाँ पर नहीं होगा। इन 543 सीटों में 524 सीटें राज्यों से हुआ करती थीं और 19 सीटें हमारे संघ शासित प्रदेश यहाँ से ली जाएंगी, ठीक है। तो 524 राज्यों से निर्वाचित होंगी और 19 सीटें यहाँ पर जो यूटीज़ हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ से 19 सीटें रखी गई हैं। तो ये सीटों का इस तरह से बंटवारा वहाँ पर किया गया था। अब बात करते हैं लोकसभा का जो निर्वाचन है वो किस पद्धति या किस आधार पर होगा। जब हम निर्वाचन की बात करते हैं, निर्वाचन तो निर्वाचन होता है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बात करते हैं वयस्क मताधिकार की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो मतदाता वोट देंगे, ठीक है, वो वयस्क होने चाहिए। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई योग्यता रखने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, या इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वां पास होना चाहिए, या कोई डिग्री की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। अगर वो वयस्क है तो वो मत देने के, ठीक है, बिल्कुल लायक है। वयस्क होना चाहिए। वयस्क की परिभाषा देखिए क्या है यहाँ पर। 18 वर्ष पूर्ण करना चाहिए, 18 वर्ष या उससे ऊपर हो। 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो या 18 वर्ष के ऊपर हो, उसे वयस्क समझा जाएगा यहाँ पर। पहले ये जो उम्र की सीमा थी ये 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1988 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वयस्क मताधिकार की उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में। 1988 से पहले 21 वर्ष हमारी ये वयस्क मताधिकार जो देने की उम्र थी, सीमा, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन जब से 61वां संविधान संशोधन हुआ तो ये सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे। अब कौन मत दे सकता है? कौन दे सकता है? तो अभी बताया हमने कि एक तो क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए,
या सबसे पहले लिखेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। कोई विदेशी लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है कि विदेश से आके अपने वोट डाल दी, नहीं, नागरिकता उसकी भारत की होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वो है 18 वर्ष का आयु, ठीक है, पूर्ण कर चुका हो। उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। मेनली तो दो ही ये यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी देते हैं कि चित्त विकृत ना हो, कहीं कहीं लिखा आपको ये भी मिल जाएगा। चित्त विकृत का मतलब होता है कि पागल ना हो किसी तरह से, ठीक है, मेंटल ना हो, करेक्ट ना हो। तो वैसा आदमी तो वैसे ही वोट नहीं दे पाएगा भैया, आप किसको देगा? आप जब सेंस में नहीं है अपने तो वोट डालने जाएंगे तो किसको आप देंगे? तो इसलिए कहा गया कि वो पागल ना हो, ऐसा आदमी वोट नहीं दे सकता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की उम्र पूरे होनी चाहिए, ठीक है। ये दो विशेषताएं वहाँ पर होनी चाहिए, तभी वो मत डाल सकता है। अब देखते हैं कि जो ये निर्वाचन प्रणाली है इसको समझते हैं। जो निर्वाचन प्रणाली है लोकसभा की चुनाव प्रणाली, यहाँ लिखते हैं चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली क्या है? चुनाव प्रणाली का मतलब होता है कि किस राज्य से या किस क्षेत्र से कितने सांसद वहाँ पर पहुँचेंगे, कितना उनका प्रतिनिधित्व होगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर हम प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लेते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर हम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी लेते हैं। क्षेत्रीय, समझते हैं इसको क्या है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जो लोकसभा की हमने यहाँ पर 543 सीटें पढ़ी थी टोटल, इन 543 सीटों का बंटवारा इस तरह से होगा कि हर क्षेत्र से, अलग अलग हर क्षेत्र से, ठीक है, सांसद वहाँ पर निकल के आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली दक्षिण भारत से ही सांसद चुन लिए, उत्तर भारत के सांसद में चुने ही नहीं। हर जगह से क्या होंगे, सदस्य वहाँ पर चुन के आएंगे। यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, हर जगह से। देख रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें, भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ पर लोग चुन के आएंगे, ठीक है। अगर हम नक्शे की बात करें, ठीक है, तो हर क्षेत्र से यहाँ पर लोग चुन के आएंगे। यही हमारा होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। मतलब हर क्षेत्र का यहाँ पर प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए लोकसभा में, यही हमारा होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अब इसका आधार क्या होगा, किस आधार पर ये जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है इसको रखा जाएगा, किस आधार पर इसका बंटवारा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आधार क्या जनसंख्या हो सकती है, या आधार क्या क्षेत्रफल हो सकता है? कि जो बंटवारा हो रहा है ये जनसंख्या के आधार पर करेंगे, या जो बंटवारा हो रहा है सीटों का ये हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से करेंगे। मान लीजिए हमारा ये भारत है, अगर हम पहले देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कैसे। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें, सीटों का बंटवारा करें, तो देखेंगे जैसे उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे मान लीजिए यूपी हो गया या बिहार हो गया, ठीक है, या अगर हम लद्दाख की बात करें, ठीक है, या इधर राजस्थान का जैसलमेर वाला इलाका, जैसलमेर वाला इलाका, इन सब इलाकों की बात करें तो क्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भाई ये वाला भाग ज़्यादा बड़ा होगा, राजस्थान का भी भाग ज़्यादा बड़ा होगा, यूपी के भाग कम होंगे। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या होगी बहुत कम है। ऐसा मान लीजिए लद्दाख में 100 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर स्क्वायर में मान लीजिए 10 ही घर हैं, केवल मात्र 10 घर हैं। और वही अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर में हम यूपी में देखेंगे तो वहाँ पर लाखों की जनसंख्या निकल सकती है। तो क्या
एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सिर्फ 10 ही घर हैं, उसके लिए एक सांसद हम नियुक्त करेंगे, चुनेंगे। और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लाखों की संख्या में लोग हैं, उसके लिए हम एक सांसद चुनेंगे। तो ये तो बहुत ही कह सकते हैं अलग वाली बात हो गई। सिर्फ 10 लोगों पर एक सांसद, और यहां पर 1 लाख के ऊपर भी क्या है, एक सांसद आ रहा है। तो इस चीज को हटाने के लिए यहां पर क्षेत्रफल को आधार ना मानकर जनसंख्या को आधार माना गया कि जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का जो हम खाका तैयार करेंगे या डिवाइड करेंगे इसको, वो हम किसके आधार पर करेंगे, जनसंख्या के आधार पर करेंगे। जनसंख्या के आधार पर कैसे करेंगे? मान लीजिए भारत है, ठीक है। अब जनसंख्या के आधार पर हमको करना है, तो जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर ज्यादा सांसद हो जाएंगे, और जहां पर जैसे मान लीजिए लद्दाख का क्षेत्र ले लें ये वाला, तो यहां पर एरिया देखिए ज्यादा कवर हो रहा है, एरिया ज्यादा कवर होगा। अब ऐसा मान लीजिए जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर मान लीजिए इतना क्षेत्र आ गया और इतना क्षेत्र आ गया। यहां पर जनसंख्या कम थी तो इतने क्षेत्र के लिए एक सांसद हमने क्या किया, उसका चुनाव किया। और जहां पर जनसंख्या ज्यादा थी वहां इतने ही क्षेत्र में क्या हुआ, आपको एक सांसद मिल गया। हालांकि जनसंख्या मान लीजिए यहां पर 100 की जनसंख्या थी, 100 पर 1 कर दिया, और इतने क्षेत्र में भी हमको 100 मिल गए, तो उस आधार पर हम यहां पर डिवाइड कर लेंगे। तो क्षेत्र तो बढ़ सकता है लेकिन जनसंख्या हम उतनी ही रखेंगे हर क्षेत्र के लिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100, 100 पर 1, यहाँ पर भी 100 पर 1, यहाँ पर भी 100 पर 1, और इतने बड़े यहाँ पर भी 100 मिल जाएंगे आपको। तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए भी 100 पर 1 हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये आधार हम यहाँ पर कर लिए। अब इस जो जनसंख्या के आधार पर हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका चुनाव करता कौन है, इसका निर्धारण कौन करता है कि इतनी जनसंख्या पर कितने रहेंगे, इतनी जनसंख्या पर कितने रहेंगे? तो इसका निर्धारण करता है हमारा एक परिसीमन आयोग होता है। कौन होता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग इसका निर्धारण करता है। ये जो क्षेत्रीय बंटवारा हो रहा है कि किस क्षेत्र से कितनी सीटें रहेंगी या किस क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि रहेंगे, ठीक है, इसका जो निर्धारण होता है ये करता है हमारा परिसीमन आयोग। अब देखिए परिसीमन आयोग के क्या कार्य होते हैं। परिसीमन आयोग जो है राज्यों चुनाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है। चुनाव क्षेत्र की पहली चीज है चुनाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण, चुनाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करेगा। सीमा का वही कि इस क्षेत्र में मान लीजिए जनसंख्या बहुत कम है तो यहाँ का ज़्यादा क्षेत्र ले लेंगे, और इस भाग में जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर उसका कम क्षेत्र ले लेंगे। कम क्षेत्र में ही उतनी ही जनसंख्या मिल जा रही है, यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र में उतनी जनसंख्या मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक सांसद यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो चुनाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है और राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा करता है। क्या करता है? राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा। राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा कि किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उस राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं वो ज़्यादा रहेंगी। जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहाँ पर कम रहेगी। जैसे एग्जांपल लें, यूपी में ज़्यादा है तो लगभग 80 के आसपास सीटें आ जाएंगी। और अगर मान लीजिए यूनियन टेरिटरीज हमारी जैसे अंडमान निकोबार हो गया या आपका चंडीगढ़ हो गया या पौंडीचेरी हो गया, इन सबसे एक ही एक सीट है, देखिए वहाँ पर जनसंख्या कम है। दिल्ली है, दिल्ली में 7 है। तो जैसा क्षेत्र या जैसा उसकी सीमा, जैसी उसकी जनसंख्या, उसी के आधार पर वहाँ पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तो चुनाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है और दूसरा करता है राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा करता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष ये होता है हमारा पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कहने का मतलब न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है, ठीक है,
पहले वो रह चुका हो उसी को यहाँ पर उसका अध्यक्ष बनाया जाता है परिसीमन आयोग का। सरकार से या किसी संस्था को ऐसा क्यों नहीं दिया जाता है, इसके पीछे का एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है हमारा जेरी मेंडरिंग, समझिएगा, जेरी मेंडरिंग। कहते हैं कि जेरी मेंडरिंग को रोकने हेतु, ठीक है, इसका अध्यक्ष इसलिए पूर्व जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का जज है उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे, जेरी मेंडरिंग वहाँ पर ना हो। अब ये जेरी मेंडरिंग क्या होता है देख लेते हैं। जेरी मेंडरिंग का मतलब होता है कि जो चुनाव क्षेत्र का निर्धारण हो रहा है वो किसी ऐसी तरीके से ना हो रहा हो कि वहाँ पर विशेष जाति के लोग, विशेष धर्म के लोगों को वहाँ पर फायदा हो रहा हो। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र है हमारा, ठीक है, अब इस क्षेत्र में यहाँ पर दो जातियाँ रहती हैं, पहले हिंदू रहती हैं, यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पर फिर हिंदू रहते हैं इस क्षेत्र में फिर हिंदू रहते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर ईसाई हैं, कम हैं, ठीक है। तो पहले मान लीजिए ये क्षेत्र ऐसे था, यहाँ के लिए अलग प्रतिनिधि थे, इस क्षेत्र के लिए अलग थे, यहाँ पर भी मुस्लिम हैं कुछ मान लो, ठीक है। तो अब जब अगली बार चुनाव क्षेत्र का निर्धारण हुआ तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों क्षेत्र को एक क्षेत्र कर दिया, हिंदू ये हो गए, हिंदू ये हो गए, तो ये हिंदुओं का क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया, हिंदू का क्षेत्र बड़ा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर यहां पर अगर जो प्रतिनिधि खड़ा होगा, हिंदू प्रतिनिधित्व होगा, वहां पर हिंदुओं की वोट ज़्यादा मिलेंगी इसको, तो इस क्षेत्र में उसको क्या हो जाएगा, पूरे को लाभ मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से निर्धारण इसका नहीं किया जाता है, उसका निर्धारण बायस्ड होकर, ठीक है, किसी प्रकार का वहाँ पर कोई भेदभाव ना कर किया जाता है। इसीलिए ये इसी चीज़ को कहते हैं जेरी मेंडरिंग। जेरी मेंडरिंग का मतलब होता है कि चुनाव क्षेत्र का जो निर्धारण होगा वो इस प्रकार से कर दिया जाए ताकि वहाँ पर जो प्रत्याशी है उसको लाभ पहुँचे। तो प्रत्याशी को लाभ नहीं पहुँचाना है ना, बायस्ड होकर बिना किसी भेदभाव के वहाँ पर। और मान लीजिए इस क्षेत्र में मुस्लिम थे, ठीक है, तो मुस्लिम को मुस्लिम वाले क्षेत्र से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर मुस्लिम वाले कैंडिडेट को क्या होगा, लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से निर्धारण नहीं करते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर परिसीमन जो आयोग का अध्यक्ष है उसको सर्वोच्च न्यायालय का जो पूर्व का जो न्यायाधीश होता है उसको रखा गया है। अब सीटों का जो बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर करते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या 60 लाख से क्या है, कम है, वहाँ पर क्या प्रोसीजर आएगा देखते हैं। 60 लाख से अगर जनसंख्या कम है, अब देखिए जनसंख्या के आधार पर विभाजन तो कर दिया जनसंख्या के आधार पर, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, तो फिर तो उन राज्यों में प्रतिनिधित्व पहुंचेगा ही नहीं। कहने का मतलब मान लीजिए 30 या 25 लाख पर एक सांसद वहां पर नियुक्त हो रहा था, और कुछ ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, तो क्या उस क्षेत्र से हम कोई भी सांसद नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है। तो एक सीमा निर्धारित कर दी कि 60 लाख से अगर कम वाले राज्य हैं तो वहाँ पर ये जो रूल है वो लागू नहीं होगा, वहाँ पर अलग तरीके से परिसीमन होगा, उसके आधार पर वहाँ पर सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसलिए ऐसा किया गया ताकि हर क्षेत्र से वहाँ पर प्रतिनिधि आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर बहुत कम जनसंख्या है तो उस राज्य की, तो वहाँ से एक को सांसद नहीं चुन के आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया था ऐसा। और हर 10 साल पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर, ठीक है, कहा गया था कि इसका परिसीमन होगा। जनसंख्या जो जनगणना होगी हर 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के आधार पर जो सीटें हैं, ठीक है, उनका निर्धारण होगा। लोकसभा में जो सीटें हैं उनका निर्धारण हर 10 वर्ष के पास जो जनगणना होगी उसके आधार पर वहाँ पर उसका निर्धारण होने वाला है। लेकिन जब हमारा 42वां संविधान संशोधन आया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन कहता है कि जो स्थानों का आवंटन है, लोकसभा में स्थानों का आवंटन है, वो 2000 तक स्थिर कर दिया गया, वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया,
स्थिर और ये इसकी जो जनगणना थी वो 1971 की जनगणना के आधार पर। पहले क्या था, लोकसभा का जो सीटें थी, ठीक है, हर 10 वर्ष के बाद जो गणना होती थी उसके आधार पर वहाँ पर निर्धारण किया जाता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि वर्ष 2000 तक स्थिर कर दी गई 1971 की जनगणना के आधार पर। 1971 की जो भी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर सीटों का वहाँ पर बंटवारा होगा राज्यों में, और वही जो उसका क्रम है वो 2000 तक चलता रहेगा। सन 2000 तक ही स्थिर कर दी गई। फिर आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिर हुए, जैसे 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84th अमेंडमेंट, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें ये जो स्थिरता थी 2000 की, इसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। 2026 तक लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है वो स्थिर रहेगा। अभी प्रेजेंट में यही स्थिति चल रही है। 2023 चल रहा है, 2026 तक ये स्थिति वहीं पर रुकी रही। अब 2026 के बाद जैसी भी स्थिति आएगी उसके आधार पर वो जनगणना के आधार पर वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन में सन 2000 तक स्थिर कर दी गई थी 1971 की जनगणना के आधार पर, और 84वें संविधान संशोधन 2026 तक, ये भी 1971 की ही जनगणना इन्होंने भी ली है। 1971 की जनगणना के आधार पर जो भी जनसंख्या थी हमारी, ठीक है, उसी के आधार पर लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अब दो चीज़ें होती हैं, नोट कर लीजिएगा। एक होता है प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन। देखेंगे प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन होता है। प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन, ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन, प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन का मतलब होता है कि हर राज्य में, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक राज्य है, उसके अंदर कुछ प्रादेशिक क्षेत्र होंगे, उसके अंदर कितने भी सांसद होंगे, उनका बंटवारा कैसे होगा, वो होता है प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन। और दूसरा है राज्यों में जो लोकसभा है, ठीक है, उनको कितनी सीटें होंगी। तो राज्यों में लोकसभा की सीटों का निर्धारण, इसको ध्यान से समझेंगे। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जब हम बंटवारे की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। बंटवारा, ऐसे समझ लेते हैं, सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। एक तो राज्यों में विभिन्न राज्य की, यूपी में कितनी होंगी, बिहार में कितनी होंगी, ठीक है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कितनी होंगी, या यूनियन टेरिटरीज में कितनी होंगी। तो राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें होंगी, एक तो ये निर्धारण होता है। और किसी पार्टिकुलर एक राज्य के अंदर, ठीक है, जो सीटें होती हैं, कितनी सीटें हैं और उनका जो प्रादेशिक क्षेत्र है कैसे निर्धारित किया जाएगा, ये दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो जब 84वां संविधान संशोधन हुआ, वहाँ पर कहा गया कि जो सीटों का बंटवारा है राज्यों के, विभिन्न राज्यों के अंदर, है ना, उसको तो स्थिर कर दिया गया 2026 तक के लिए, 1971 की जनगणना के आधार पर, कि बताया गया कि 1971 की जो भी जनगणना है, ठीक है, उसके आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा राज्यों के अंदर, ठीक है, भिन्न राज्यों के अंदर, और ये 2026 तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिहार में कितनी सीटें रहेंगी, यूपी में कितनी सीटें रहेंगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें रहेंगी, ये फिक्स कर दी गई हैं 2026 तक। उसमें अब राज्यों में सीटों को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं 2026 तक। जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति 2026 तक बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं राज्य के अंदर, किसी पार्टिकुलर राज्य के अंदर जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसका विभाजन है। वहाँ पर कहा गया, जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, उसमें बताया गया कि यह 1991 की जनसंख्या, 1991 की जनगणना
1991 की जनगणना के आधार पर। ये कब हुआ था? 84वां संविधान संशोधन, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 84वें संविधान संशोधन में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका विभाजन हम 1991 की जनगणना के आधार पर कर सकते हैं, उसका हम परिसीमन कर सकते हैं। राज्य के जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं उनका हम परिसीमन कर सकते हैं 1991 की जनगणना के आधार पर। उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 87वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 2003 में। 2003 में कहा गया कि ये जो राज्यों के जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका परिसीमन हम 2001 की जनगणना के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर 2001 की जनगणना के आधार पर। अब देखिए दो चीजें हैं, राज्य के अंदर तो हम परिसीमन कर रहे हैं, ठीक है, 84वें संविधान संशोधन में 1991 की जनगणना के आधार पर, फिर 87वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, ये 2001 की जनगणना के आधार पर हम कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर, जैसे यूपी के अंदर तो हम परिसीमन कर रहे हैं, क्षेत्रों का निर्धारण कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को बढ़ा के किसी क्षेत्र को घटाकर, ठीक है, वहाँ पर तो परिसीमन किया जा रहा है इन जनगणनाओं के आधार पर। लेकिन अगर हम विभिन्न राज्यों के अंदर देखें, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग, तो वहाँ पर 2026 तक सीटों का जो आवंटन था वो स्थिर कर दिया गया है। अब सीटों में बदलाव नहीं होगा। अगर यूपी की 80 सीटें हैं तो 2026 तक 80 ही रहेंगी, ठीक है। अगर दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज में 7 सीटें हैं तो 7 ही बनी रहेंगी 2026 तक, ये स्थिति वहाँ पर मेंटेन रहेगी। तो ये तो रही बात हम सीटों का आवंटन की। अब हम बात करते हैं आरक्षण की, कि जो ये सीटें हैं इसमें कुछ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, तो उसको देखते हैं जरा। सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। संविधान में लोकसभा में सीटों का 2 तरह से आरक्षण किया गया है। पहला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, और दूसरा था हमारा एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीयों का आरक्षण। 2 थी। अब इसमें देखिए एससी हैं और एसटी हो गया। एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें, ये रिजर्व हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। इसी तरह आंग्ल भारतीय समूह के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी। इन 2 सीटों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता था। ये अभी तक ये प्रावधान था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन आया 2020 में। इसके तहत ये जो 2 आंग्ल भारतीय समूह का जो आरक्षण था, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब इस प्रकार का कोई आरक्षण लोकसभा में नहीं एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, इसको हटा देते हैं। अभी तो हटा ही दिया गया है, संविधान से हटा दिया गया, तो हम अपने बोर्ड से भी हटा देते हैं। SC ST आरक्षण, SC ST क्या है? SC ST आरक्षण की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 330 में दिया गया है। वही जो आंग्ल भारतीय का था वो 331 में था, अब वो 331 को निरसित कर दिया गया है संविधान से, ठीक है। तो उसके तहत अब 2 जो आंग्ल भारतीय समूहों का आरक्षण था, अब वो पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया। लोकसभा में उन 2 सीटों को, ठीक है, अब मनोनीत नहीं किया जाएगा।
तो 330 आर्टिकल में कहा गया है एससी और एसटी के आरक्षण की बात करी गई है कि लोकसभा में एससी और एसटी की कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसमें एससी की 84 सीटें और एसटी की 47 सीटें रिजर्व की जाएंगी, रखी जाएंगी। तो प्रारंभ में ये जो प्रावधान था ये 10 वर्षों के लिए था, 10 वर्षों के लिए, मतलब 1950 से स्टार्ट हो तो 1960 तक मान के चलिए ये प्रावधान 1960 तक था कि 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर बाद में मान लीजिए एससी एसटी की जो स्थिति है वो उसमें सुधार होगा तो ये आरक्षण हटा दिया जाएगा। लेकिन समय समय के साथ ज़रूरत पड़ती रही और आगे ये 10-10 साल के लिए 10-10 सालों के लिए 10-10 सालों के लिए बढ़ाया जाने लगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगती गई 10-10 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो बाद में एक संशोधन हुआ 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 2009 में। इसमें जो ये आरक्षण था 10-10 साल का, ये 2020 तक बढ़ा दिया गया, एकाएक बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन में ये जो 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था, अब ये आरक्षण 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, इसके तहत अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था 95वें संविधान संशोधन में 2020 तक बढ़ाया गया। और उसके बाद 104वां संविधान संशोधन, देखिए 104वां संविधान संशोधन की जब हम बात करेंगे, यहीं पर बात कर लेते हैं 104वां संविधान संशोधन। तो इसमें दो तरह की बातें आई थी। पहली तो आई थी अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण था वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और दूसरी बात आई थी जो आंग्ल इंडियन समूह के व्यक्ति थे, एंग्लो इंडियंस। यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक 104वें संविधान संशोधन को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक 104वां संविधान संशोधन, इसमें दो तरह की बातें आई। पहला तो आया आर्टिकल 330 और आर्टिकल 331, इन दोनों में चेंजेस आए। आर्टिकल 330 में एसटी, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन था का आरक्षण, यह 2030 तक के लिए 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, बढ़ाया गया। और इधर 331 में था आंग्ल भारतीय समूह, आंग्ल भारतीय समूह के जो दो व्यक्ति मनोनीत होते थे उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब उनका मनोनयन यहां पर नहीं होगा। जब बात आती है आंग्ल भारतीय समूह की, तो इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। आंग्ल भारतीय समूह मतलब एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इसकी परिभाषा आर्टिकल 366 में दी गई है संविधान में। ज़्यादातर जो परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल 366 में दी गई हैं। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है कि संबंधित परिभाषा किस आर्टिकल से है, तो ज़्यादातर 366 में ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आंग्ल भारतीय समूह की जो परिभाषा दी गई, क्या है आंग्ल भारतीय समूह की परिभाषा? पहला तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका पिता या पितृपक्ष, पिता या पितृपक्ष जो है वह यूरोपीय होना चाहिए। कौन होना चाहिए? यूरोपीय हो। कहने का मतलब पिता
या उसका दादा परदादा पितामह ये कौन होना चाहिए? पितृपक्ष यूरोपीय होना चाहिए, यूरोप की किसी कंट्री का होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, अफ्रीकन नहीं होना चाहिए, ना अमेरिकन होना चाहिए, यूरोपीय ही होना चाहिए। ठीक, और तीसरी कंडीशन ये आती है कि जी उसकी माता या मातृपक्ष, माता या जो मातृपक्ष है ये कौन होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, भारतीय। ठीक है, उसकी माता या मातृपक्ष की जो भी रिलेशन है वो भारतीय होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जब होंगी तभी वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो एंग्लो इंडियन का जो भी मनोनयन था लोकसभा में 2 सीटों पर, उनको 104वें संविधान संशोधन के तहत पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जो आरक्षण है सिर्फ और सिर्फ 330 के तहत एससी और एसटी का ही आरक्षण लोकसभा में बचा हुआ है। तो एससी के लिए 84 सीटें, एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए यहाँ पर 47 सीटों का प्रावधान लोकसभा में किया गया है। ये 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। अब इसमें जो प्रत्याशियों का चुनाव होता है वो एक सिस्टम के आधार पर होता है, उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे वही विजयी रहेगा। कहने का मतलब सर्वाधिक मत वाला व्यक्ति, सर्वाधिक मत पाने वाला व्यक्ति क्या होगा? विजयी होगा। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विजयी होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 वोटें थीं, टोटल वोटर कितने थे? 100 थे, और वहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े थे, ए बी सी डी। ठीक है, ए को मान लीजिए 10 वोट मिले, बी को 20 मिले, सी को 30 मिले और डी को 40 वोट मिले। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रही हैं? डी को मिल रही है ना। तो डी वाला जो कैंडिडेट होगा वो क्या हो जाएगा? विजयी घोषित हो जाएगा, वो जीत जाएगा और वो चुन लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 100 वोटें थीं, कहने का मतलब किसी जगह पर 100 लोग थे चुनाव करने वाले, वहाँ पर जिसको 40 वोटें मिल गई वो जीत गया। अब देखिए 100 में 40 वाला तो जीत गया, 30 + 20 + 10 मतलब 60 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस पार्टिकुलर व्यक्ति को क्या किया है? पसंद नहीं किया था, नापसंद किया था। नापसंद करने वाले 60 हैं और पसंद करने वाले 40 हैं, तब भी ये जीत जा रहा है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पर कोई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं लगाई गई, जैसे जो हम राज्यपाल या जो राज्यसभा में चुनाव करते हैं वहाँ पर लगता है। यहाँ पर सीधे सीधे जिसको ज़्यादा वोट मिल गई वो विजयी हो गया, बस ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यही है, जिसको ज़्यादा वोट वही विजयी हो गया। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि अगर कितने लोगों ने इसको नकारा है। इस हिसाब से देखेंगे तो 60 लोगों ने नकार दिया है, 60 लोगों ने उसको नापसंद किया है, तब तो उसको हार जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 लोगों के द्वारा उसको चुना गया है। अब ये संख्या देखी जाएगी कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा चुनने वाली संख्या 40 है, तो इसी के आधार पर वहाँ पर उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो रही बात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की। अब जो प्रत्याशी होते हैं इनकी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए, ये देख लेते हैं। अर्हताएं, ठीक है, आर्टिकल 84 में इनकी अर्हताएं दी गई। जो सदस्य हैं जो खड़े हो रहे हैं चुनाव में, उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो वही है, भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी कोई व्यक्ति हमारा यहाँ पर लोकसभा में चुनकर नहीं आ सकता है, प्रत्याशी नहीं बन सकता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात है उसकी जो उम्र है वो 25 साल की होनी चाहिए।
अच्छा, तीसरी चीज है कि जो निर्वाचन आयोग के समक्ष प्राधिकार कोई भी व्यक्ति है, तीसरी है निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया हो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए लोकसभा चुनाव में चुनाव होने से पहले भी एक शपथ दिलाई जाती है सदस्यों को जो खड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि किस चुनाव में, चुनाव से पहले ही शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, जो चुन के जो प्रत्याशी होते हैं, तो प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पर प्राधिकृत कर दिया जाता है, उसी के समक्ष उसको वहाँ पर शपथ लेनी होती है। और शपथ वही संविधान की क्या कहते हैं, निष्ठा और गोपनीयता की शपथ वहाँ पर भी दी जाती है। तो निर्वाचन आयोग वो अपना कोई भी प्राधिकृत अधिकारी रख लेगा, उसी के सामने आपको वो शपथ लेनी पड़ेगी। जो भी प्रत्याशी हैं उनको वहाँ पर शपथ लेनी ही पड़ेगी। ये हो गई तीसरी योग्यता। और चौथी योग्यता के आधार पर देखेंगे जो संसद द्वारा अगर कोई विधि बनाकर, संसद द्वारा कोई विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर कोई योग्यता निर्धारित की गई हो, योग्यता का निर्धारण, ठीक है। इसके अलावा अगर संसद भी कोई विधि बनाकर अपना कोई योग्यता निर्धारित करना चाहती है तो भी यहाँ पर निर्धारित कर सकती है। जैसे एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद अगर कोई भी चाहे तो अपना रूल बनाकर, विधि बनाकर योग्यता निर्धारित कर सकती है और उस योग्यता के आधार पर ही वहाँ पर चुनाव के लिए वो आहरित होगा, ठीक है। जैसे एक है कि जो राज्य हैं या जो यूटीज़ हैं, ठीक है, उसके निर्वाचन क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र का जो हमारा क्या कह सकते हैं पंजीकृत होना चाहिए उसका। तो हाँ, देखेंगे कि राज्य या यूटी के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। वह व्यक्ति जो प्रत्याशी है उस राज्य या यूटी के जो निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत, उसको क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। या अगर उसको आरक्षण लेना है, ठीक है, तो उस राज्य का जो SC ST का वहाँ पर जो नामांकन होना चाहिए उसको SC ST के जो कह सकते हैं सदस्य होना चाहिए, SC ST का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। तो पहला हो गया भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना हो चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समय शपथ लेना चाहिए, या संसद द्वारा कोई योग्यता का निर्धारण किया जाता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, उसको भी फॉलो करना चाहिए। उसमें दो तरह की चीज़ें आई, बात सामने आई। एक तो उस क्षेत्र का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि अगर आरक्षण लेना है तो SC ST का उस राज्य में उसको सदस्य होना चाहिए, तभी उसको वहाँ पर ये खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और प्रत्याशी बन सकता है। तो ये प्रत्याशियों की कुछ अहर्ताएँ, कुछ योग्यताएँ हो गई। अब हम बात करते हैं कि कुछ इनकी अयोग्यताएँ भी होती हैं, निहरताएँ भी होती हैं, जिसके आधार पर इनको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। क्या है वो निहरताएँ, देखते हैं। निहरताओं में क्या है कि अगर भारत का नागरिक ना हो, पहली निहरता तो यही है, भारत का नागरिक ना हो। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसको निषिद्ध कर दिया जाएगा। या दूसरी है, भारत सरकार या
राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, भारत के नागरिक नहीं है तब भी वो अयोग्य हो जाएगा, या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तब भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तीसरा है न्यायालय द्वारा घोषित, न्यायालय द्वारा घोषित विकृत चित्त का ना हो, विकृत चित्त का हो। अगर न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है तब भी वो अयोग्य ठहराया जाएगा। चौथा है कि घोषित, ये भी घोषित है न्यायालय द्वारा घोषित दिवालिया ना हो, घोषित दिवालिया हो। अगर घोषित दिवालिया होगा तब भी वो निर्धारित होगा, अयोग्य होगा, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अन्य कोई अयोग्यता संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। संसद द्वारा निर्धारित, अगर ऐसी कोई और अनियोग्यता है संसद द्वारा निर्धारित तो उसके आधार पर भी वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे इसके आधार पर एक था हमारा दल बदल कानून के तहत, अगर दल बदली है तो उसके आधार पर भी वो अयोग्य ठहराया जाएगा। तो ये तो रही बात निहत्ताएं, इन आधार पर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रतिनिधि को इस आधार पर उसको चुनाव लड़ने से मना किया जाएगा कि आप भाई अयोग्य हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये इसकी कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं। दल बदल के आधार पर भी वहाँ पर कैंडिडेट को अयोग्य घोषित किया गया। अब एक बात करते हैं दल बदल के आधार पर कैसे वहाँ पर अयोग्य घोषित होगा। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें बताया गया कि दल बदल के आधार पर भी लोगों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो पहला है कि अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है। अगर जिस दल पर मान लीजिए भाजपा से चुना गया है या कांग्रेस से चुना गया है, तो अगर स्वेच्छा से उस दल के टिकट जिस पे उसने चुनाव लड़ा है अगर उसका त्याग कर दे तो भी वो दल बदल का ही आधार माना जाएगा, उस आधार पर ही उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान नहीं करता है, दोनों कंडीशन है। या जो राजनीतिक दल है उसका, मान लीजिए कांग्रेस का सदस्य है वो, और उस दल के अलावा हटकर वो मतदान करता है सदन में, या कहते कि हम मतदान करेंगे ही नहीं, तो वो वहाँ पर भी वो दल बदल का ही आधार माना जाएगा, उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य है और वो किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी में, ठीक है, उसकी सदस्यता ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो सदस्यता है वो अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। चौथी कंडीशन है कि अगर कोई नामित या मनोनीत सदस्य जो जिसका मनोनयन हुआ हो 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए 6 महीने के अंदर, तो उसकी सदस्यता भी यहाँ पर उसको भी अयोग्य घोषित करते हुए सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और ये जो दल बदल के आधार पर निर्भरता है, ठीक है, इन सब के सवालों पर जो अगर सवाल उठते हैं तो उसका निपटारा हमारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही करेगा। तो दल बदल के आधार पर यहाँ पर निर्भरता, ये आर्टिकल क्या कहते हैं, जो हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसमें दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके आधार पर यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको अयोग्य घोषित करने का प्रावधान रखा गया था। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। कार्यकाल कितने साल का होगा? तो देखिए, कार्यकाल चाहे लोकसभा का हो या उसके सदस्यों का हो,
जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, ठीक है, इन दोनों का कार्यकाल हमारा रहता है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष। लोकसभा भी हमारी 5 साल तक रहेगी बनी, और उसके जो सदस्य हैं वो भी 5 साल तक बने रहेंगे। सदस्य क्या हैं, 5 साल से पहले भी हटाए जा सकते हैं अगर वो किसी कारण अयोग्य घोषित हो जा रहे हैं, और लोकसभा भी 5 वर्ष से पहले भंग की जा सकती है, भंग की जा सकती है। कैसे भंग की जाएगी? पहली कंडीशन तो है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, अगर प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है कि जो लोकसभा है उसको विकसित करना चाहिए, भंग करना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करेगा, भंग कर देगा। दूसरी कंडीशन में जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो पास होने पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और अगला कोई दल सरकार बनाने के लायक ना हो, सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो लोकसभा है वो 5 साल से पहले विघटित हो जाएगी। अगर मान लीजिए जो सरकार प्रेजेंट में थी उसके विरुद्ध जो उसके मंत्रिपरिषद थे उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया और किसी अन्य दल ने किसी के साथ गठबंधन करके अन्य तरीके से अगर सरकार बना ली, तब तो वो जो कार्यकाल था वो आगे कंटिन्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे कि 3 साल हुए कार्यकाल के, ठीक है, और 3 साल के बाद ही मंत्रिपरिषद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो जो 2 साल बचे हैं ये, ठीक है, अगर अगली कोई दल ने सरकार बना लिया वहाँ पर, चाहे गठबंधन से या किसी अन्य तरीके से, अगर अगला दल सरकार बना लेता है तो आगे के जो 2 साल हैं, ठीक है, ये अब वो सरकार बनी रहेगी वही वाली, ठीक है, लोकसभा भंग नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर वहीं पर किसी अन्य दल ने सरकार ना बना पाया और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो गया है, तो 3 साल में ही लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब अगला चुनाव होगा। अब अगला चुनाव जब होगा तो उसकी जो प्रथम बैठक होगी, ठीक है, हमेशा हम प्रथम बैठक से लेते हैं, तो प्रथम बैठक से अब 5 साल तक वो कार्यकाल बना रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल, और 5 साल से पहले भी उसको हम भंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर देखना होगा। अब बात करते हैं अगर यही आपातकाल के समय ऐसा हो जाए तो क्या होगा। आपातकाल के समय कार्यकाल, तो आपातकाल में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद के अनुमोदन से एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद पुनः अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो फिर से 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। इस तरह करके एक साल करके अनंत रूप से, अनंत काल के लिए, ठीक है, बढ़ा सकते हैं जब तक हमारा आपातकाल लगा रहेगा। आपातकाल जैसे ही हटेगा, आपातकाल हटने के 6 महीने के भीतर ही अगला चुनाव करना आवश्यक हो जाएगा। तो आपातकाल में 1 वर्ष के लिए तो बढ़ाएंगे, जब तक आपातकाल लगा रहेगा तब तक हम एक एक करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपातकाल जैसे हटेगा तो 6 महीने के अंदर ही वहाँ पर चुनाव कराना आवश्यक हो जाएगा। तो ये रही बात हमारे लोकसभा के कार्यकाल की। एक चीज़ और नोट करेंगे, जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तो यहाँ पर जो कार्यकाल था लोकसभा का वो 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, 6 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो कार्यकाल पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये रही बात हमारे लोकसभा के कार्यकाल की। अब बात करते हैं सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। स्थानों
का रिक्त होना। सदस्यों के स्थानों का स्थान कैसे रिक्त हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला है दोहरी सदस्यता के कारण। दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि दोनों सदनों में, ठीक है, अगर वो चुन लिया गया है, दोनों संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में चुन लिया गया हो, अगर दोनों सदनों में चुन लिया गया है तो 10 दिन के भीतर उसको बताना होगा कि आप किस सदन के सदस्य रहेंगे। अगर 10 दिन के अंदर वो नहीं बताता है तो राज्यसभा की उसकी सीट खाली हो जाएगी, अब वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही सदस्य रहेगा। तो दोहरी सदस्यता यही है कि अगर मान लीजिए दोनों सदनों में वो चुन लिया गया है तो 10 दिन के अंदर उसको बताना होगा, या एक ही सदन की 2 सीटों पर चुन लिया गया हो। अगर एक ही सदन की 2 सीटों पे चुन लिया गया है तो उसे एक सीट स्वतः ही खाली करनी होगी, ठीक है। अब उसकी मर्जी कौन सी सीट वो खाली करता है, कौन सी सीट पर वो बना रहना चाहता है। तीसरी कंडीशन ये है कि संसद और राज्यों की विधानमंडल दोनों में चुना गया हो, ठीक है। अगर संसद की सीट पर भी चुन लिया गया है और राज्यों की विधानमंडल में भी उसको चुन लिया गया है तो ऐसी कंडीशन में 14 दिन के भीतर उसको राज्यों की जो विधानमंडल की जो सीटें हैं उस पर उसको त्यागपत्र देना होगा, छोड़ना होगा, तभी वो संसद का सदस्य रह सकता है। अन्यथा की स्थिति में वहाँ पर उसकी सदस्यता यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो रही बात दोहरी सदस्यता के कारण रिक्ति हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन आती है दोहरी सदस्यता के बाद निर्हरता। निर्हरता, किसी निर्हरता के कारण भी उसके स्थान का रिक्तीकरण हो सकता है। इससे पहले कि हमने बता दिया है निर्हरताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है निर्हरता से संबंधित तो उस कंडीशन में भी, चाहे वो दल बदल से संबंधित हो या कोई अन्य, या संसद के द्वारा विधि बनाकर कोई निर्हरता वहाँ पर लागू की गई है, तो उसके आधार पर भी वहाँ पर हम उस सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं और वहाँ पर उसके स्थान का उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो निर्हरता के कारण भी वहाँ पर स्थान रिक्त हो सकता है। तीसरी कंडीशन आती है अगर वो अपना पद त्याग कर दे, स्वेच्छा से पद त्याग कर दे। पद त्याग का मतलब होता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको अपना इस्तीफा दे दे कि भाई अब आज से हम यहाँ पर सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, एज ए सदस्य हम नहीं रहना चाहते हैं, तो वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे देगा और पद की रिक्ति कर देगा। अब लोकसभा का अध्यक्ष उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार करने का एक तथ्य ये है कि मान लीजिए ज़बरदस्ती या किसी के दबाव में कह के, ठीक है, वो अपना पद त्याग कर रहा है। अगर उसकी वो जांच करता है और उसे लगता है कि ज़बरदस्ती या किसी के दबाव में अपना पद त्यागपत्र दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके त्यागपत्र को, उसके इस्तीफे को नामंजूर करके, ठीक है, उसको सदस्य बने रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो पद त्याग करके भी वो अपना जो स्थान है वो रिक्त कर सकता है। चौथी कंडीशन आती है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का क्या मतलब है? 60 दिन तक अगर 60 दिन तक लगातार संसद की जो सदन है, ठीक है, उसकी बैठक में भाग नहीं ले रहा है, लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसके पद को रिक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात अनुपस्थिति की। अगला है अन्य परिस्थितियाँ। अन्य परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है? अन्य परिस्थितियों में पहला है कि अगर न्यायालय द्वारा उसके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाए या अमान्य घोषित कर दिया जाए। क्या है? न्यायालय द्वारा
न्यायालय द्वारा चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। अगर न्यायालय द्वारा उसके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में भी उसका स्थान वहाँ पर रिक्त हो जाएगा, या उस व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, या किसी भी राज्य का राज्यपाल उसको नियुक्त किया जाता है। ऐसी कंडीशन में भी उसको संसद की जो सदस्यता है, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसके स्थान को रिक्त कर दिया जाएगा। अब वो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति बना रहेगा, या एज ए उपराष्ट्रपति बना रहेगा, या एज ए राज्यपाल बना रहेगा। अब संसद की जो सदस्यता है या लोकसभा की जो सदस्यता है उसकी वो वहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी, उसके स्थान को वहाँ पर रिक्त कर दिया जाएगा। तो ये तो रही बात हमारे स्थानों के लोकसभा में रिक्तियों की। अब जो लोकसभा में प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ शपथ दिलाई जाती है। तो देखते हैं शपथ क्या है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा किसी नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो क्या होती है शपथ, देखते हैं। शपथ होती है कि भारत के संविधान में सच्ची, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेगा, निष्ठा रखूंगा, ठीक है, सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है। अगला है कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक क्या करेगा, पालन करूंगा, ठीक है। तो ये शपथ लेता है कि भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की जो प्रभुता है, एकता, अखंडता है, उसको अक्षुण्ण रखूंगा, और जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, उसका पालन करेगा एकदम श्रद्धापूर्वक, ठीक है, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उसका पालन करेगा। और ये शपथ उसको लेनी ही लेनी है। शपथ लिए बिना संसद की किसी बैठक में या वहाँ पर होने वाले मतदान में वो भाग नहीं ले सकता है। तो बिना शपथ लिए अगर सदन की बैठक में भाग लेता है, सदन की बैठक में, तो उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना देना होगा। तो बिना शपथ लिए, ठीक है, वो सदन की बैठक में न भाग ले सकता है और ना ही वहाँ पर मतदान कर सकता है। ये तो रही बात लोकसभा के स्ट्रक्चर की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, उसका कार्यकाल क्या है, कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है। फिर आगे की वीडियोज़ में हम राज्यसभा और उससे संबंधित सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि समय समय पर हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।